हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के इस ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल पर स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस का एक पार्ट फिजिक्स का एक पार्ट है मोशन, जिसको इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मोशन थ्री टाइप्स का होता है। थोड़ा सा हम लिख देते हैं आपका मोशन कितने टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमने डिस्कशन जो किया था इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, उसमें वन डायरेक्शनल मोशन के बारे में डिस्कशन किया था। सेकेंड हमने बोला था, सेकेंड जो होता है वो होता है टू डायरेक्शनल मोशन। और थर्ड हमने कहा था, थर्ड जो होगा वो 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल या डायरेक्शनल मोशन होगा। यही 3 टाइप का आपका मोशन होता है। इसी पे हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने वन डायरेक्शनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि जो एक सीधी लाइन पर मोशन हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकली हो, दोनों केस में केवल एक लाइन पर जो मोशन होगा उसी को हम बोलते हैं वन डायरेक्शनल मोशन। इसमें हमने किस किस का जिक्र किया था? हमने डिस्टेंस का फर्स्ट जो था वो डिस्टेंस का जिक्र हुआ था। सेकेंड जो था वो डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हुआ था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थर्ड जो था वो आपका वेलोसिटी का हुआ था, ठीक है, दूरी का, विस्थापन का और वेग का। नंबर 4 था एक्सेलरेशन का मीन्स त्वरण का जिक्र किया गया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। वेग का ग्राफ निरूपण भी बताया था, त्वरण का ग्राफ निरूपण भी बताया था। यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया था। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। त्वरण जो होता है, त्वरण ये 2 टाइप का होता है, यानी 2 टाइप्स होता है। त्वरण जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे अगर हम पूछ दें, एक क्वेश्चन अगर आपसे और हम पुटअप कर दें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्वरण का मान कब शून्य होगा? त्वरण का मान कब शून्य होगा? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब शून्य होगा? तो ग्राफ में आपका केवल एक दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर आपका 2 चीज़ें होंगी। आंसर में जब आप देंगे तो इसका 2 आंसर होगा। अब आपके ऑप्शन में, पेपर के जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में इन दोनों में कौन मैच कर रहा है ये आप निर्णय लेंगे। फर्स्ट जो होगा आंसर में, त्वरण का मान कब शून्य होगा? जब वस्तु स्थिर होगी। जब वस्तु स्थिर होगी, ये पहला आंसर होगा। अगर ये मैच कर रहा है आपके आंसर में तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड होगा जब वस्तु का वेग नियत होगा, न तो वेग बढ़ेगा न तो वेग घटेगा। उन दोनों स्थितियों में आपका त्वरण का मान शून्य होगा। अब ये दोनों में से कौन सा आंसर में मैच कर रहा है वो आपका देखना होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब त्वरण जो होता है वो 2 टाइप का होता है।
एक होता है पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं धनात्मक त्वरण, और सेकेंड होता है नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक त्वरण। त्वरण दो टाइप का हो गया, एक धनात्मक त्वरण होता है, एक ऋणात्मक त्वरण होता है। ऋणात्मक त्वरण का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मंदन। ठीक है, मंदन। ऋणात्मक का शब्द बहुत कम ही आता है, ज़्यादातर हम लोग मंदन जानते हैं। मंदन होता क्या है? मंदन भी एक तरह का त्वरण है, जो मात्रक त्वरण का होगा वही मात्रक मंदन का होगा। मंदन मीन्स क्या होता है कि सपोज करिए आप बाइक से जब चल रहे हैं, बाइक जब आपकी चल रही है और अचानक आप ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक मारने के बाद जो आपके बाइक का जो चक्का होता है वो अगर घूमना बंद कर देता है, और घूमना बंद करने के बाद चक्के का घूमना बंद होने के बाद भी अगर गाड़ी स्लिप करती हुई आगे बढ़ती है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस में ही आपका ऋणात्मक त्वरण लगता है, मीन्स मंदन लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, धनात्मक त्वरण कब होगा या धनात्मक त्वरण में होता क्या है? इसमें वेग, इसमें वस्तु का वेग बढ़ता है। इसमें वस्तु का वेग बढ़ता है। अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण है। इसमें वस्तु का वेग घटता है। इसमें वस्तु का वेग घटता है। क्लियर है? ये आपका त्वरण के कुछ पॉइंट है। हालांकि त्वरण से बड़े सारे क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं कि धनात्मक त्वरण में क्या होता है। ऑप्शन दे देगा, वस्तु का वेग घटता है, वस्तु का वेग बढ़ता है, वस्तु का वेग नियत रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा ऑप्शन आपका दे सकता है। ठीक है, आइए, इतना हो गया। अब हम चलते हैं आगे हम चलेंगे तो न्यूटन के गति के कुछ समीकरण हैं, उन समीकरणों पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। क्या है? न्यूटन के गति के समीकरण। अब यहाँ पे समझेंगे आप न्यूटन के गति के समीकरण। हमने एक बात आपको बताया था, अगर लाइन आपका गति जो है इस तरीके से हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है, तो इसको हम हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अगर गति आपका ऐसे होती है एक सीधी रेखा में, तो इसे हम बोलते हैं क्षैतिज गति, या इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, गति दो तरीके से होती है। तो हम बात सबसे पहले करेंगे हॉरिजॉन्टल की, क्योंकि न्यूटन ने हॉरिजॉन्टल पे ही जो है इक्वेशन दिया हुआ था। तो न्यूटन के गति के जो समीकरण है वो कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लिया जाए। जो फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं v बराबर u प्लस AT। ठीक है, v ये भी वेग है, u ये भी वेग है, एक त्वरण है, t समय है। u और v में डिफरेंस हमने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था कि v जो होता है फाइनल वेलोसिटी है, u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी है, मीन्स ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। सेकंड जो इक्वेशन आपका होगा वो होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
V के बारे में जानते हैं, U के बारे में जानते हैं, A के बारे में जानते हैं। यस क्या है? यस जो है आपका डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है। नंबर थर्ड क्या है? यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। इन पर आपके न्यूमेरिकल 1 नंबर के आ सकते हैं, इसलिए इन फार्मूलों को आपका जानना जरूरी है, आपके माइंड में ये रहने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है कि सपोज करिए कोई वस्तु 90 सेकेंड में चली गई, अगर दूरी आपसे पूछ रहा है, चली गई दूरी, तो आप कैसे बताएंगे? किस फार्मूले का जिक्र करेंगे? आइए देखते हैं। Sn इक्वल टू U प्लस A/2, A क्या है? त्वरण है, ब्रैकेट में 2n-1। इस फार्मूले से हम n1 या nवें सेकेंड, जिससे बोलता है 6वें सेकेंड में चली गई दूरी बताइए। ठीक है। उसमें 5 सेकेंड बाद या 3 सेकेंड बाद या 15 सेकेंड बाद नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा 21वें सेकेंड बाद चली गई दूरी बताइए। तो n जहाँ होगा वहाँ पर 21 दिया है, 21 दिया है, तो n के प्लेस पे 21, 5 दिया है तो 5 रखेंगे। इन फार्मूले से हम हॉरिजॉन्टल मोशन अगर कोई वस्तु कर रहा है तो उसके बारे में और उसकी स्पीड के बारे में, उसके त्वरण के बारे में, उसके द्वारा चली गई दूरी के बारे में हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे वर्टिकल की। अगर वर्टिकल चलता है, भाई सीधी सी बात है कि अगर ज़मीन पर चलेगी कोई वस्तु तो गुरुत्वाकर्षण उस पर ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन जब वर्टिकल चलेगा, वर्टिकल जब चलेगा, ऊपर नीचे चलेगा, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, गुरुत्व काम करेगा। और जहाँ पर ध्यान दीजिएगा ग्रेविटी जहाँ पर ग्रेविटी काम करेगा, मीन्स गुरुत्व काम करेगा, वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। जहाँ पर ग्रेविटी काम करेगा वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब इन फार्मूलों में बहुत ज़्यादा आपको चेंजिंग नहीं करनी है, इन फार्मूलों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी है। बस करना क्या है कि A जहाँ होगा, ये रेखीय त्वरण है, एक लाइन रेखा में चल रहा है, तो आपका जब ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग चलेगा तो वहाँ पर स्मॉल g हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यस की, हम दूरी की बात कर रहे थे, ज़मीन पे बात कर रहे थे, लेकिन अब बात करेंगे ऊंचाई पर, तो इसके जगह पर यच हो जाएगा और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब जब इतना चेंज कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा ये समझें। v इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और भी आपको यहाँ समझना है, वो भी समझा देते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। यहाँ पर होगा क्या कि अगर वस्तु, आप सपोज करिए कि यह एक मार्कर है और मार्कर को हम इसको ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो इसको किसके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, किसके विरुद्ध वर्क करना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, और ये मार्कर किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये मार्कर नीचे की तरफ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के डायरेक्शन में होगा, अगर ऊपर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत डायरेक्शन में होगा। तो जब डायरेक्शन में जाएगा, ग्रेविटी के डायरेक्शन में चलेगा, तो पॉजिटिव साइन चलेगा, यानी
गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, ये आप समझ लीजिए, ये पूरा सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे, इतना से आप क्लियर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की दिशा में मतलब नीचे पृथ्वी की तरफ चलेगा, तो फार्मूले कैसे होंगे ये ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। देखिए ए नहीं लगेगा क्योंकि यह रेखी में चल नहीं रहा है। सेकेंड जो होगा वो होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए इसमें क्या था, 2as था, ए आपका रेखी है, यस क्या, ये भी आपका दूरी है, तो दूरी इसमें नहीं, इसमें तो हाइट चल रही है, ठीक है। नंबर थर्ड जो होगा, यस जो था उसके प्लेस पर एच हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर कोई वस्तु चल रही है और गुरुत्वाकर्षण के डायरेक्शन में चल रही है तो उसके लिए फार्मूला। अब हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मतलब विपरीत दिशा में। अब इसी में फार्मूले में जो है क्या होगा, जहाँ पॉजिटिव आपको दिख रहा है वही नेगेटिव लगा देंगे और कुछ नहीं इसमें करेंगे। v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस जी टी। सेकेंड हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। थर्ड जो हो जाएगा h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए जब हम गुरुत्वाकर्षण के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव के साथ चलेंगे, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव के साथ चलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, ये आपका था न्यूटन के गति के समीकरण, जो वर्टिकल में था, हॉरिजॉन्टल में था, आपका दोनों केस बता दिया गया। इन पे न्यूमेरिकल संभवतः आता है और वही आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको फोकस नहीं करना। चलिए अब हम आपको बताएंगे, ये हो गया, तो अब हम आपको बताएंगे, ये आपका वन डायरेक्शनल क्लियर कंप्लीट हो गया। वन डायरेक्शनल में अब इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछेगा। अब हम चलेंगे टू डायरेक्शनल। अब हमारा चलेंगे टू डायरेक्शनल, ये मोशन, द्विविमीय गति या द्विदिशीय गति। इसमें जो आपका आता है वो आता है प्रक्षेप्य गति। इसमें क्या आता है, प्रक्षेप्य गति। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन मोशन। ये आपका टू डायरेक्शनल मोशन के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है। चलिए प्रक्षेप गति होता क्या है पहले ये समझें। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्शन मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। प्रक्षेप्य गति को डिफिनेशन हम आपको समझाने के बाद फिर इस पे चलते हैं। प्रक्षेप्य गति जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर मीन्स वर्टिकल, एक सीधी लाइन ऊपर और नीचे, ऊर्ध्वाधर से
किसी भिन्न दिशा में, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन से किसी भिन्न दिशा में, चाहे आप लेफ्ट में चाहे राइट में, क्लियर है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उस वस्तु के द्वारा जो गति की जाती है उसी को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। क्लियर है? थोड़ा सा आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। सपोज करिए टू डायरेक्शनल है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, क्लियर है। अब वस्तु को हम इस वर्टिकल पे नहीं जा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन से किसी भिन्न दिशा में जब चलते हैं, ऐसे किसी भिन्न दिशा में जब चलेंगे तो अब ये वस्तु के साथ क्या होगा, वस्तु जो गति करेगी वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वस्तु ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में चल रहा है, ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न डायरेक्शन में चल रहा है, किसी अलग डायरेक्शन में चल रहा है। जब किसी अलग डायरेक्शन में चलेगा उस कंडीशन में ये आपका कुछ ऐसे गति चलेगा, कुछ ऐसे ही आपका चलेगा, ये ठीक है। तो इसकी गति क्या हो गई भाई, आपका कुछ एंगल पे आपने इसको थ्रो किया, ऊर्ध्वाधर से कुछ एंगल बनाते हुए ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी इसकी जो गति है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रही है, ठीक है। तो इसका जो पथ होगा वो आपका प्रक्षेप्य का पथ कहलाएगा, इसकी जो गति होगी वो आपकी प्रक्षेप्य की गति कहलाएगी, ठीक है। प्रोजेक्शन मोशन हो गया, क्लियर हो गया। इससे आपका एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है वो आपका कहेगा प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, ये आपका प्रश्न सबसे पहला यहाँ से बनेगा, ठीक है। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, आप आंसर देंगे प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, परवलय, ये परवलय एक बनाता है और प्रक्षेप्य का पथ क्या होगा, परवलयाकार होगा। पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हम इसको फिगर को और डिफाइन कर दें। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि अगर ये O पॉइंट हो और जहाँ पर ये लैंड हो रहा है, जहाँ पर ये गिरा है, ये अगर O डैश हो, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। उस कंडीशन में आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि O डायरेक्शन आपका यहाँ पर इसका वेग जो होगा वो होगा u, ठीक है। आपने u वेग से इसको थ्रो किया, ठीक है। अब u वेग से जब आपने इसको थ्रो किया, ठीक है, u वेग से आपने इसको थ्रो किया तो u वेग आपने दिया, प्रारंभिक वेग दिया। अब प्रारंभिक वेग को हम क्या करेंगे, इसको टू पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, टू पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 सेकेंड थोड़ा सा वेट करिए।
चलिए वंस अगेन देखिए, जब हम इस पॉइंट से इसको थ्रो करते हैं किसी वस्तु को, तो इसको इस वेग को हम दो भागों में वियोजित करेंगे। भाई हमारी 2 डायमेंशनल मोशन चल रही है, 1 डायरेक्शनल तो है नहीं। तो ये आपका अगर एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा यू एक्स, ऊपर की बात करें तो ये हो जाएगा यू वाई। देखिए 2 वेग यहाँ हो गए। वस्तु के द्वारा और इसके बीच के कुछ एंगल भी क्रिएट होगा। ठीक, वस्तु चल रही है, अधिकतम ऊंचाई होगी कहीं यहाँ से, इस आधार से इसकी कहीं अधिकतम ऊंचाई भी होगी यहाँ तक। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं कि ओ पॉइंट से ये अगर पी कोई पॉइंट हो तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई टाइम तो भी लिया होगा। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पर अगर पहुँचा है समय लिया होगा, और हाईएस्ट पॉइंट से फिर डाउन हुआ होगा वहाँ भी समय लिया होगा। ठीक, अब ओ से ओ डैश तक ये होता है उस वस्तु की रेंज, परास। कितना रेंज होता है, जैसे अपन लोग देखते हैं कि तोप होता है, तोप होता है, लांचर होता है जो कंधे पर रख करके सेना या सैनिक जो है उसको उसमें गोला बारूद भर करके लॉन्च करते हैं, उसकी भी एक रेंज होती है। ठीक है, या फिर जो है आपका कोई मिसाइल हो गया, उस मिसाइल की भी एक लॉन्चर रेंज होती है कि ये मिसाइल इतने किलोमीटर तक जो है चल सकती है। तो ये आपकी कंडीशन कुछ होती है, ये जो टू डायरेक्शनल मोशन होता है। ठीक है, ये 2 डायरेक्शनल मोशन होता है। क्लियर है? चलिए अब इसमें हम सबसे पहला जो निकालते हैं वो निकालते हैं, कुछ फार्मूले हैं, लिखते हैं आपका। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल टाइम पीरियड। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल के लिए जो होगा आपका भाई t इक्वल टू होगा, अगर टोटल समय ले रहा है, टोटल समय ले रहा है, कितना ले रहा है, t ले रहा है। यहाँ से या ओ से ओ डैश तक जाने में पूरा समय t लग रहा है, तो इसका जो एक फार्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकेंड जो होगा वो प्रक्षेप्य की ऊंचाई के लिए हो जाएगा। ऊंचाई के लिए फार्मूला एक मिल जाएगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक फार्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, एक फार्मूला आपका ये बन गया। क्लियर है? एक लास्ट जो आपका होता है वो होता है प्रक्षेप्य का परास रेंज। प्रक्षेप्य का परास रेंज, इसको r से डिनोट किया गया है। रेंज जो होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, ये आपका कुछ जो है प्रक्षेप्य से संबंधित कुछ फार्मूले होते हैं। ठीक है, रेंज क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में एक गोले को, एक वस्तु को, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेंज कहलाता है। ठीक है, एक सीधी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, ये 2 डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं। 2 डायरेक्शनल में अगर आपका ऐसा चलेगा, यानी पथ जिसका परवलयाकार हो उसके लिए चल रहा है, उसके लिए चल रहा है। इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ें, चलिए अब ये तो आपका 2 डायरेक्शनल से संबंधित था।
अब हम आगे जब चलेंगे, आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा 3 डायरेक्शनल मोशन के बारे में। आगे जो हमारा टॉपिक होगा किसके बारे में? 3 डायरेक्शनल मोशन के बारे में। हमने 1 डायरेक्शनल की भी बात कर लिया, 2 डायरेक्शनल की भी बात कर लिया। अब हम बात करेंगे 3 डायरेक्शनल की। ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? 3 डायरेक्शनल मोशन की। ठीक है। 3 डायरेक्शनल मोशन में जो आपका आता है भाई, 3 डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व हो, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व हो, जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व हो, मतलब पूरा एक ग्राउंड हो। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसके बारे में हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसी को बोलेंगे वृत्तीय गति। क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति। ठीक है। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता क्या है? वृत्तीय गति होता क्या है? ऐसी गति जो एक वृत्त की परिधि पर बार बार हो। ऐसी गति जो एक वृत्त की परिधि पर हो, ऐसा भी कह सकते हैं। एक वृत्त अगर होगा तो उसका एक सेंटर होगा। ठीक है। एक वृत्त जो होगा उसका एक सेंटर होगा। क्लियर है। और जब सेंटर होगा, एक वृत्त का सेंटर होगा, तो उसके चारों तरफ गति होगी। तो ऐसी गति को भाई चारों तरफ अगर आपका एक राउंड में चल रहा है, एक वृत्त में चल रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे वृत्तीय गति। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो है आपका वृत्तीय गति में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखनी होगी। देखो, बहुत इसमें आपका संक्षिप्त हम नहीं चलेंगे। आपके कंपटीशन एग्जाम से जो संबंधित होगा, जो चीज़ें आपके कंपटीशन एग्जाम में आ रही हैं, वही चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। ठीक है। इसमें 2 चीज़ें आपका 2 पॉइंट सर्कुलर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कौन कौन सी जो है? ठीक है। सबसे पहले ऐसी गति में एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है। ठीक है। 3 डायरेक्शनल में आपका सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति का हमने आपको बताया। तो इसमें 2 पॉइंट जो है आपका मेन है। ऐसी गति में एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है। ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगा तो उसकी गति न तो कम होगी न तो ज़्यादा होगी, एक समान वृत्तीय गति त्वरित होगी। ठीक। सेकेंड पॉइंट, ऐसा क्यों होता है? वृत्तीय गति में वस्तु की या पिंड की दिशा, डायरेक्शन लगातार निरंतर बदलती रहती है। मतलब ये हुआ कि वृत्तीय गति में एक डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में अगर वस्तु गति करेगा तो उसकी वृत्तीय गति नहीं होगी। यानी इसका हर एक, देखिए जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं एक सर्किल के थ्रू। इसमें आप देखें, इसमें क्या हो रहा है
कि सपोज करिए कि एक सेंटर होता है, आपको पता है यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर अगर वस्तु है तो डायरेक्शन कहाँ होगा, ये होगा। थोड़ा सा आगे जाएगा, यहाँ पर पहुँचा तो डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ पर पहुँचा डायरेक्शन इधर हो गया। तो हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। और जब डायरेक्शन बदलेगा तभी उसकी गति जो होगी, वृत्ति गति जो होगी, एक समान वृत्ति गति से त्वरित होगा। यानी इसका जो वेग होगा वो समान वेग होगा, न तो कम होगा न तो ज़्यादा होगा। जो वेग इसको दे दिया गया वो वेग लगातार होगा हर एक पॉइंट पर, न तो कम न तो ज़्यादा, तभी वृत्ति गति होगी। अगर आपका इस पिंड का वेग बढ़ गया तो यहीं से ये इस डायरेक्शन में जो है निकल जाएगा, ठीक है। कम हो गया तो यहीं से इस डायरेक्शन में निकल जाएगा अंदर की तरफ, ज़्यादा हुआ तो बाहर की तरफ, अंदर और कम हुआ वेग तो अंदर की तरफ। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा इस फिगर को और हम थोड़ा सा डिटेल, इसमें कुछ पॉइंट आपका निकलेगा, उस पॉइंट को थोड़ा सा हम डिफाइन कर दें, क्या क्या निकलेगा। हम सपोज करिए यह एक ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है, ठीक। सेंटर ओ है, ओ से ए को हमने मिलाया तो हम कहते हैं इस लाइन को, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस, या इसी को लिखा जाता है आर, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। वस्तु अगर ए पर स्थित है, ए से बी पॉइंट पर गया तो सपोज करिए इसने कुछ डिस्टेंस भी मेंटेन किया होगा। अब ये डिस्टेंस चूँकि वृत्त की परिधि पर हो रहा है इसलिए इसको चाप भी बोला जाता है, आर्क बोला जाता है, ठीक है। S1 डिस्टेंस तय किया और समय क्या लिया, T1 लिया यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से। क्लियर? अब इस पॉइंट से जब इसको हम मिलाएंगे तो A से B तक जाने में वस्तु ने सेंटर पे कुछ एंगल भी तो बनाया, कुछ एंगल भी तो क्रिएट किया। अब यहाँ से जब C तक पहुँचा तो सपोज करिए S2 डिस्टेंस उसने कवर किया, T2 टाइम लिया, और यहाँ से जब इसको हम मिलाएंगे तो सपोज करिए इसने क्या कर लिया, θ2 एंगल क्रिएट कर लिया, ठीक। तो इसमें कुछ पॉइंट आपके आ रहे हैं, कुछ उसको हम ध्यान में रखते हुए उसको डिफाइन करते हैं। क्या है? सबसे पहला जो शब्द आता है भाई, विस्थापन आपने पढ़ा है वन डायरेक्शनल में, उसी के सामने आप बस जोड़ दीजिए एंगुलर, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। विस्थापन को वहाँ से S से रिप्रेजेंट किया जाता था, यहाँ पर डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि कोण विस्थापित हो रहा है सेंटर पे। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये कोण आपके बनते चले जाएंगे। ये आर्क तो फिक्स है, एंगुलर बदलेगा केवल। अब यहाँ पे एक हाई स्कूल में, आप क्लास हाई स्कूल की बातें छोड़िए, क्लास 9th में एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर होता है चाप अपान त्रिज्या। तो चाप आपने कितने का लगाया, डेल्टा S का लगाया, त्रिज्या क्या है, R है। ये फार्मूला आपका बन गया कोणीय विस्थापन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो आएगा वो आएगा कोणीय वेग की बात, ठीक है। जो जो इसमें वन डायरेक्शन में पढ़े थे वही चीज़ है, बस आगे हमने क्या डाल दिया, कोणी डाल दिया, इधर भी कोणी डाल दिया। क्लियर है? कोणीय वेग, तो वेग परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते थे। तो यहाँ कोणीय वेग है तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहेंगे। कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओमेगा मीन्स
ये आपका ग्रीक एक अक्षर है, ग्रीक एक अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है इसको। ओमेगा इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एक तो ये फार्मूला हो गया, और एक और भी होगा कि हमको ये पता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ओमेगा का एक फार्मूला और बनेगा। क्या भाई, एक सर्किल की परिधि है, एक सर्किल की परिधि ए पॉइंट से स्टार्ट किया और इससे होते हुए फिर ए पॉइंट पर गया, तो सेंटर पर कितना एंगल क्रिएट किया, एक सेंटर पर कितना एंगल का कोण बनता है 360 का, तो टोटल इसने क्रिएट किया 2 पाई, जो डेल्टा थीटा का मान हो गया कितना 2 पाई। ठीक है, और एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया, इसका मतलब इसने टोटल टाइम टी लिया। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये पता है कि आवृत्ति जो होती है आवर्त काल का व्युत्क्रम होती है, यानी 1 सेकेंड में कोई वस्तु जितनी बार कंपन करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। तो 1/t आवर्त काल आवृत्ति जो एक इसका क्या है यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि n या f दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, f से स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को 1/t। तो यहाँ एक और फार्मूला आपका निकल जाता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, ये आपका फ्रीक्वेंसी के केस में हो गया। ठीक है, अब ये तो सेकंड हो गया। नंबर थर्ड की बात करेंगे। नंबर थर्ड, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट जो होगा उसका जिक्र अगर हम करें तो ये एक सेंटेंस पूछता है, इसको भी कई बार पेपर में देखा गया है पूछते हुए, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के बीच क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कई बार। 1 डायरेक्शनल में वेग होता है आपका, 3 डायरेक्शनल में कोणीय वेग होता है, इनके और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो एक फार्मूला आपको हम दे दे रहे हैं, उसी के बेस पर आप, ये होता है रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इनटू उस वृत्त की, इस वृत्त की रेडियस, ये होता है संबंध। क्लियर है? या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोणीय वेग इक्वल टू रेखीय वेग अपान रेडियस, ऐसे भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जब हम चलेंगे, अगला पॉइंट हम चलें तो उस पॉइंट में कुछ चीज़ें और आएंगी जिन पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब उसके जो है बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। अब आता है आपका इसमें अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक, अभिकेंद्र बल क्या होता है, डिफिनेशन आपका पूछा नहीं जाता है, डिफिनेशन आपको हम बता देते हैं कि वृत्तीय गति करते हुए कोई वस्तु अगर वृत्तीय गति कर रहा है ऐसे, तो वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है, एक फोर्स लगता है, जिसका डायरेक्शन जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है। मतलब ये है कि सर्किल है, अगर वस्तु गति कर रहा है तो इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा,
अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अब इस पे इस डिफिनेशन तो पूछता नहीं कंपटीशन में, तो भाई पूछता क्या है, एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे पूछता है अब आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं। मोड़ पर मुड़ते समय एक साइकिल सवार मोड़ की ओर झुक जाता है, क्यों? आपसे पूछ देगा क्यों, ऑप्शन दे देगा। अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए, स्पीड प्राप्त करने के लिए, ऐसे ऑप्शन दे देगा। लेकिन आपको दिखाना क्या, आपको बताना है अभिकेंद्र बल। मोड़ पर मुड़ते समय यानी जहाँ पे सर्किल की बात हो, जहाँ पर वृत्त की बात हो, वहाँ पर आपका अभिकेंद्र बल लागू होता है। यानी सर्किल पे अगर वो अपने आप को नहीं झुकाता केंद्र की तरफ तो क्या होता, स्लिप करते हुए गिर जाता। ठीक है, दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है। ट्रेन को चलाने के लिए एक ड्राइवर बैठा होता है, क्या वो उस ट्रेन के अंदर हैंडल होता है घुमाने के लिए, ऐसा होता है? नहीं, ट्रेन में हैंडल नहीं होता, ये हैंडल नहीं होता। ट्रेन में क्या होता है, ब्रेक होता है और सारे उपकरण होते हैं उसमें, लेकिन हैंडल नहीं होता है, उसको घुमाना है। ट्रेन को कोई घुमाता नहीं, ट्रेन अपने आप घूमती है। क्यों? क्यों? ट्रेन जिस ट्रैक पर चलती है, ट्रैक पे, उसमें अगर आपका इस साइड घुमाना होता है तो ये वाला साइड, ये वाला जो ट्रैक होता है इसकी अपेक्षा थोड़ा डाउन रखा जाता है और ये ट्रेन जो है हल्का सा झुक जाती है, जिसके कारण उसको पर्याप्त अभिकेंद्र बल मिल जाता है और ट्रेन आसानी से मुड़ जाती है। ये ज़्यादातर पहाड़ी एरियो में होता है। ठीक है, दूसरे फॉर्म आपका एग्जाम्पल इससे पूछ सकता है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड की कमी थी, कहा कि जिसके पास, जिस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगा वो सबसे बाहरी कक्षा में जो है चक्कर लगाएगा, जिसके पास कम होगा उसके वो सबसे निचली वाली कक्षा में लगाएगा। तो एक नाभिक के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों और उस जो है नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है, उसी को हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल अगर नहीं होता तो वो क्या होते, उस कक्षा को छोड़कर चले जाते। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा आपका आता है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र बल क्या होता है? अपकेंद्र बल ठीक अभिकेंद्र बल के अपोजिट लगता है। यानी जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगा तो उसको ये आभास होगा कि उसको कोई बाहर से खींच रहा है। जैसे आप झूला झूलते हैं और झूला जब झूलते हैं तो झूला पे बैठे हैं और अचानक आपको एक महसूस होगा, कौन सा झूला? सर्किल वाला झूला है, नहीं कि ये वाला ऊपर, सर्किल वाला, जो सर्किल में झूला चलता है उस पर आपको आभास होगा कि कोई बाहर से खींच रहा है। जिससे लगेगा आप बाहर थ्रो हो जाओगे, बाहर की तरफ गिर जाओगे। तो वो जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं अपकेंद्र बल। क्लियर है? चलिए, अपकेंद्र बल पे एग्जाम्पल पूछा जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन किसका एप्लीकेशन है? अपकेंद्र बल का जो है, ठीक है। सेकेंड, चीनी मिलें, जो मिलें हैं चीनी बनाने का, शुगर बनाने की जो मिलें हैं वो किस पर आधारित हैं? अपकेंद्र बल पर आधारित हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, जैसे नंबर 3 में आप दे सकते हैं
मथनी, घर का जो मथनी होता है जिससे हम दही से मक्खन निकालते हैं, वो मथनी भी जिस पर वर्क करती है वो भी आपका क्या है, अपकेंद्र बल है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेन रूप से इसी में से पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका सर्कुलर मोशन से संबंधित था। ये सर्कुलर मोशन से यही आपका चीज़ें, इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाएंगे कंपटीशन के अंदर। अब मोशन को हमने पढ़ लिया, 1 डायरेक्शनल मोशन, 2 डायरेक्शनल मोशन में भी हमने पढ़ा, 3 डायरेक्शनल में हमने पढ़ा। अब ये मोशन से संबंधित चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई। अब होता क्या है मोशन में, जब मोशन का हम थर्ड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें ये तो सेकंड पार्ट था, मोशन का जब थर्ड पार्ट मिलाएंगे तब हम बात करेंगे न्यूटन की। ठीक है ना, न्यूटन की बात करेंगे, और न्यूटन के बारे में जब हम चलेंगे तो बड़ी सारी चीज़ें आपका मिलेंगी, न्यूटन की गति से संबंधित बहुत सारी चीज़ें अब आगे आएंगी पार्ट थर्ड में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी समस्या होगी, कोई भी जो है वर्ड अगर अभी भी दिक्कत कर रहा है तो उसको आप जो है कमेंट में डाल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।